A very good morning to everyone. Welcome to Modern History Lecture. जैसा कि आप सबको पता है, हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन एम्पायर देख रहे थे बाय द ब्रिटिश, और देख रहे थे कि कैसे ब्रिटिशर्स आगे बढ़ रहे हैं और कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी पावर को इन द रीजन, राइट। तो अभी तक हमने देखा है कि किस तरह से वेस्टर्न पार्ट में किस तरह से बंगाल में इन्वेजन हुआ है बाय द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर रीजन विच वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर ब्रिटिशर्स वॉज कॉन्क्वर्ड बाय देम, एंड ऑल्सो वी हैव सीन द एंग्लो मराठा वॉर्स इन आवर लास्ट सेशन। सो उसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं और हम लेके जाते हैं कि हम देखते हैं कि जो रिमेनिंग रीजन है इंडिया के, उसको कैसे ब्रिटिशर्स कॉन्कर करते हैं। सो लेट्स बिगिन द क्लास। जैसा कि हम देख चुके हैं, ये इंडिया है, तो बंगाल का इन्वेजन हो चुका है, यहाँ पर मैसूर हो चुका है, मराठास हो चुके हैं, और ये साउथर्न पार्ट रीजन सारा ऑलमोस्ट छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुके हैं, राइट। तो अब ये अवध वाला रीजन ये भी कंट्रोल में है, लेकिन अभी जो वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न पार्ट है, जहाँ पर पंजाब है, सिंध है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो रीजन है, उस रीजन को कॉन्कर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं। अगर आप देखोगे कि टाइम लाइन थोड़ा सा ओवरलैप करता है कि जब मराठास के साथ एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था, उसी टाइम पे देयर वाज रिस्क। क्या रिस्क था कि देयर वाज के जो फ्रेंच और रशियन जो हैं वो दोनों मिलके ऐसा डर लग रहा था ब्रिटिशर्स को कि वो दोनों मिलके इंडिया के ऊपर अटैक कर देंगे, यानी कि ब्रिटिश आर्मी के ऊपर, ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर अटैक कर देंगे थ्रू अफ़गानिस्तान। यस, लैंड के ऐसा कुछ एजम्पशंस लगाई जा रही थी कि लैंड रूट से वो लोग आएंगे थ्रू अफ़गानिस्तान, राइट। तो यही कंटेक्स्ट को, इसी इनसिक्योरिटी के थ्रू जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने वेस्टर्न फ्रंटियर को सिक्योर करने का सोचा, एंड दे हेडेड टूवर्ड्स द वेस्टर्न रीजन। ठीक है, क्लियर है। दिस इज द वेरी कंटेक्स्ट पॉइंट कि फ्रेंच रशियन अलायंस, ठीक है, फ्रेंच रशियन दोनों मिलके यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं वाया लैंड रूट्स। यस, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इस रीजन में ऐसा क्या सिस्टम है। उस रीजन में मेनली हम स्टडी करेंगे द इन्वेजन ऑफ, और लेट्स से एनेक्सेशन ऑफ पंजाब रीजन। पंजाब रीजन जो है, जैसा कि हम सबको पता है कि नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर पंजाब लाइक करता है, और पंजाब के इस तरफ सतलज है। क्या? सतलज है, और यहाँ पर इस तरफ अफ़गानिस्तान, सिंध कई सारे तरह के वो स्टेट्स हैं कि ओके। तो हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, ठीक है। तो अब हमें पंजाब को स्टडी करना है। तो पंजाब का एनेक्सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली बात तो अफ़गानिस्तान की तरफ जब आप जाते हो तो बीच में पंजाब आता है, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो अपनी अफ़गानिस्तान की तरफ वाला जो अनस्टेबल रीजन है उस टाइम पे, वो एक्चुअली सिविल वॉर से गुजर रहा था, कि उस रीजन को वो सिक्योर कर सकें। तो उस रीजन को सिक्योर करना उनके लिए ज़रूरी था, और इसीलिए वो यहाँ पर उनका वॉर भी होता है, जैसे कि फर्स्ट एंग्लो वॉर जो होता है 1839 के आसपास होता है। तो हमें ये देखना है कि पंजाब रीजन बीच में आ रहा है, राइट। और उसके अलावा पंजाब के बैकग्राउंड को हम देखेंगे, और वहाँ से हमें पता चलेगा कि कैसे पंजाब रोज टू पावर under a very able ruler, that was Maharana Ranjit Singh.
महाराणा रंजीत सिंह। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारी हिस्ट्री में। ठीक है, इसको हमने स्टडी करना है। उसके अलावा अभी अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में क्या था, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए कि पंजाब में एक्चुअली सबसे पहले जो अर्लियर टाइम पे अब जो सिख हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो मीज़ल्स के रूप में अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, मीज़ल्स, बहुत सारे मीज़ल्स थे। मीज़ल्स कुछ नहीं थे, पहली बात तो सिख लोगों के थे और कुछ उन्होंने अपने आप को मिलिट्री ब्रदरहुड में ऐसे डिफरेंट मीज़ल्स में यानी कि टुकड़ियों में ऐसे बांट लिया था और जिस उसी रीजन अपने अपने रीजन को वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से रूल करते थे। ठीक है, ओके। और सारे मीज़ल्स लाइक अपने आप एक दूसरे से छोटी छोटी टुकड़ियों में थे, एक दूसरे को हेल्प करते थे, ऐसे मान के चलिए, या फिर छोटे छोटे किंगडम्स में उन्होंने अपने आप को अब वहाँ उसी रीजन को वो रूल करते थे। ठीक है, और वाया डेमोक्रेटिक सिस्टम। अभी हमें ये देखना है, पहली बात तो सिख से रिलेटेड है। ओके, अब इस टाइम पे हम बात करें तो बहुत सारे मीज़ल्स इस रीजन में आ गए थे। कौन से रीजन में? जो हमने ये पंजाब और सिंध और ये वाले रीजन में। ठीक है, अब पंजाब के ऊपर स्पेसिफिकली बात करें, पंजाब से रिलेटेड कौन है? रंजीत सिंह। ठीक है, तो रंजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ। इनके जो फादर थे 1780 थे। अभी आप ये देखिए, इनके जो फादर थे या फिर ये कौन से मिज़ल से बिलोंग करते हैं, वो है शुकर चकिया, वो है शुकर चकिया। शुकर चकिया मिज़ल से रंजीत सिंह बिलोंग करते हैं। एंड ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मिज़ल है ये उस टाइम पे सब सारे ही आसपास के रीजन को कॉन्कर कर, मतलब मिज़ल ग्रुप, ये जो मिज़ल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एमर्ज हुआ था। ठीक है, अब उनके फादर जो थे इस मिज़ल से बिलोंग करते थे, रूल करते थे, लेकिन जब रंजीत सिंह 12 साल के थे उनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, और उनके एक्सपायर होने के बाद 12 साल की उम्र में ही रंजीत सिंह राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो शुकर चकिया जो मिज़ल है, अब रंजीत सिंह के रूल के अंडर कैसे पंजाब फ्लरिश करता है। ठीक है, अब जो रंजीत सिंह थे उनकी बहुत, ही वॉज वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। उन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसीज़ लगा के आसपास के जो वीक रीजन थे उन रीजन को उन्होंने कॉन्कर किया, और जो भी जैसे कि अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर चल रहा था उसको कॉन्कर करने की कोशिश करी, आसपास के मुल्तान और वो रीजन उन्होंने कॉन्कर किए। ठीक है, उसके अलावा वो बहुत ही एफिशिएंट आर्मी मेंटेन करते थे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट फ्रेंच के साथ उनके रिलेशंस थे। क्या? फ्रेंच के साथ उनके रिलेशंस थे। ओके, और आसपास के रीजन जैसे नेपाल है, जम्मू, डोगराज हैं, उन लोगों के साथ भी उनके अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे। तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपना एम्पायर बड़ा कर लिया। ओके, एंड ही इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ वेरी एबल रूलर। ठीक है, अब पंजाब तो फ्लरिश हो गया है, पंजाब हैज़ एमर्ज्ड अ स्ट्रॉन्ग पार्टी इन दिस रीजन। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसा कि हमने कहा था कि हमने बात की थी कि फ्रेंच और रशियन के अलायंस जॉइंट, ऐसा सोचा जा रहा था कि ये दोनों मिलके अफ़गानिस्तान की तरफ वाली जो बाउंड्री है उसको कॉन्कर करेंगे। तो ब्रिटिशर्स इनसिक्योर हो गए थे। ठीक है, इनसिक्योर हो गए थे। इसी बात के चलते ब्रिटिशर्स कब 1809 में रंजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं। क्या ट्रीटी है? वो ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। क्या? ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इस ट्रीटी को हम एक और नाम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्या? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, अब इस ट्रीटी में क्या ऐसा मेन प्रोविज़न है? देखो, ब्रिटिशर्स इनसिक्योर हैं,
अब हम आगे बढ़ें, जैसे ही ये ट्रीटी इसलिए साइन की गई थी ताकि जो पंजाब के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स और या फिर रिलेशन रख के कुछ ऐसा किया जाए कि कहीं ना के हम है ना अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो इस ट्रीटी के अंडर एक ये काम कर दिया गया था कि है ना जो सतलज है, क्या सतलज है, सतलज को बाउंड्री रखा गया था बिटवीन द पंजाब एंड द ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, ये पंजाब है और ये ब्रिटिश की टेरिटरी यहाँ से शुरू हो जाती है पंजाब के रीजन के पास। आप सबको पता होगा है ना, नॉर्थन रीजन में सतलुज यहाँ से जाती है। ठीक है, अब ये जो सतलज यहाँ से, सतलज को एज अ बाउंड्री रखा गया था ऑफ पंजाब एम्पायर के, यानी कि अगर के किसी भी सिचुएशन में जो सिख हैं वो सतलज के ईस्टर्न पार्ट की तरफ नहीं आएंगे, सतलज को क्रॉस नहीं करेंगे, और ये एक बाउंड्री रखी गई थी बिटवीन बोथ द रीजन। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्यों हो जाता है, आप ये देखिए कि ये काम चल रहा है, आगे प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या, आप सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी और क्या प्रोसेस था। ठीक है, अब आप देखिए 1809 में ट्रीटी साइन होती है, उसके बाद एक घटना होती है 1839 में रंजीत सिंह मर जाते हैं। क्या, रंजीत सिंह डाइड। ठीक है, रंजीत सिंह मर जाते हैं और उनके बाद बहुत ही अनस्टेबल सिस्टम हो जाता है पंजाब में, और पंजाब में 1843 में उनके जो माइनर सन थे, क्या, उनके जो माइनर सन थे, उनको माइनर सन कौन थे, दिलीप सिंह को गद्दी पे बैठा दिया जाता है। ठीक है, बस ये प्रोसेस आप देख लीजिए। अब रंजीत सिंह के मरने के बाद बहुत ही अनस्टेबिलिटी है इस रीजन में और बहुत सारा इशू हो रहा है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब ये देखिए कि जैसे जैसे क्योंकि सक्सेसर्स का वॉर चल रहा है, नॉबल्स वगैरह के बीच में लड़ाई हो रही है, और बहुत ही जैसा कि आपको पता होगा रानी जिंदन के बारे में, उनको एज अ पेंशनर बनारस में रख दिया जाता है। तो इस तरह का प्रोसेस चल रहा है। अब 1843 के बाद क्या होता है कि 1845 से 46 के बीच में होता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, नोट कीजिए, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है। अब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पर इस टाइम पे कौन थे गवर्नर जनरल, वो थे हमारे हार्डिंगे, हेनरी हार्डिंगे। ठीक है, हार्डिंगे, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, चेक आउट द स्पेलिंग्स। ओके, ठीक है। अब ये सब प्रोसेस क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ 1845 ये वॉर क्यों हुआ, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ कि है ना जो सिख आर्मी थी, जैसे हमने देखा था ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या कहा गया था कि सतलज को बाउंड्री रखेंगे हम। ठीक है, लेकिन आप देखिए इतने सालों के बाद अब जो सिख एम्पायर बहुत वीक हो जाता है, और 1845 बहुत कितने साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईयर्स हैव बीन पास्ट। तो इतने साल के बाद भी जो ब्रिटिश जो 1845 में ये जो सिख आर्मी है वो सतलज को क्रॉस कर देती है। क्या, वो सतलज को क्रॉस कर देती है। एक तो यही रीजन है, ठीक है, सतलज को क्रॉस कर देती है। और उसका दूसरा रीजन और एक ये भी है कि इसी टाइम के आसपास जो फर्स्ट एंग्लो, देखो एक रीजन तो सतलज को क्रॉस करना हुआ, एंड सेकंड रीजन क्या हुआ कि जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, फर्स्ट नोट कीजिए, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो हुआ था वो हुआ था 1839 के आसपास, 39 के आसपास हुआ था। लेकिन ये वॉर इसीलिए डिसिसिव था, सॉरी आप नोट कीजिए प्लीज़,
तो ये जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर था, ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसके अंदर, इसी में बाय द अफगान ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड। ओके, तो ब्रिटिशर्स डिफीट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, और उनको दे जस्ट फेल्ट दैट देयर ग्लोरी इज़ लॉस्ट। तो अपनी उस ग्लोरी को रिकवर करने के लिए, पाने के लिए भी एक मौका पाने के लिए वो बड़े ही डेस्परेट होते हैं, राइट। तो और सतलज के क्रॉस करने के बाद उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है पंजाब पे अटैक करने की, ठीक है, और जिसके चक्कर में 45-46 के बीच में एक वॉर होता है। ओके, आगे बढ़े, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो अभी फर्स्ट वॉर हो चुका है, उसके बाद एक ट्रीटी साइन की जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की जाती है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर हो गई। अभी तक देखिए पंजाब का एनेक्सेशन नहीं हुआ है, जस्ट 1 या 2 साल के बाद पंजाब का एनेक्सेशन हो जाता है, ठीक है। कैसे? फिर होता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर ऑलमोस्ट 48-49 के आसपास है, 1848 to 49, ठीक है, 48 to 49, ठीक है। इस वॉर में कौन थे गवर्नर जनरल? वो थे डलहौजी। डलहौजी बड़े ही इम्पीरियलिस्टिक उनका एटीट्यूड था और वो चाहते थे कि पंजाब को अनेक्स किया जाए, ठीक है, लेकिन पंजाब को वो अनेक्स करना चाहते थे, लेकिन उनको कोई रीज़न चाहिए था कि कैसे पंजाब को अनेक्स किया जाए। तो उनको है ना कोई अपॉर्चुनिटी एक मिली, एंड दैट वाज कि जो सिख रीजन में जो सिख गवर्नर्स थे, वो 2 सिख गवर्नर्स थे 2 रीजन के, दैट इज़ मुल्तान रीजन के और हजारा रीजन के। इन दोनों रीजन के जो गवर्नर हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं, और इसी रिवोल्ट के चलते ब्रिटिशर्स को, डलहौजी को मौका मिल जाता है और वो सिख पे अटैक कर देते हैं एंड पंजाब को एनेक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो फर्स्ट वॉर हुआ था, सबसे पहले यहाँ पे है ना, जो लॉर्ड गो जो हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, लॉर्ड गो। जो लॉर्ड गो हैं वो हैं ब्रिटिश कमांडर, ठीक है, जो कि लड़ते हैं वॉर को, ब्रिटिश कमांडर। और यही लॉर्ड गो हैं जो फर्स्ट वॉर को भी लड़ते हैं, ठीक है, ये नोट कीजिए अच्छे से, लॉर्ड गो। ओके, लॉर्ड गो ब्रिटिश को डिप्यूट किया गया था स्पेशली टू जो भी एनेक्सेशन करने के लिए पूरे रीजन को, ठीक है। सो ब्रिटिश कमांडर थे ये आर्मी के, तो लॉर्ड गो फॉट अगेंस्ट सिख, ठीक है, सेकेंड वॉर में, और डलहौजी उस टाइम पे थे। और इसी टाइम पे 1849 में फाइनली पंजाब को अनेक्स किया गया, ठीक है, पंजाब वॉज अनेक्स्ड। डन? ओके, सो हेयर वी कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, ठीक है। अब ये देखिए, हम यू मे नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप अच्छे से बुलेट पॉइंट्स में बना के अपना नोट डाउन कीजिए, ठीक है। दीज आर वेरी क्रूशियल फॉर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हैं और बहुत ही प्रिसाइज हैं, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं आगे कि एक ये देखिए कि हम इंडिया के मैप को देख रहे थे, समथिंग यहाँ है, हम जस्ट वेट, ये देखिए इंडिया का मैप समथिंग लाइक ऐसे दिखता है, जो भी अभी के लिए ऐसा दिखता है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा देख लीजिए कि ऑलरेडी इस रीजन में हो चुका है एनेक्सेशन, है ना, ये वाला रीजन हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, पंजाब भी हो चुका है, लाइक उस टाइम पे ये भी हमारे साथ था, है ना। तो आप ये देखिए,
आप ये देखिए कि जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं उनको भी एनेक्स उनके साथ भी कुछ ना कुछ ट्रीटी ओवर अ टाइम इवॉल्व किया गया रिलेशंस को, और थोड़ा सा पीस मेंटेन करने के लिए अपनी बाउंड्रीज़ में, तो अब खुद को सिक्योर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने आसपास की कंट्रीज़ के साथ कुछ ट्रीटी की, कहीं पे एनेक्सेशन किया, वॉर किए, और फिर एक शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाए। तो उसी चीज़ को हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें अफ़गान को देखना है, क्योंकि सबसे वॉलेटाइल जो रीजन उनको लग रहा है वो अफ़गानिस्तान है। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान के रीजन में सबसे पहले कई सारे वॉर हुए। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल्स लिखवाऊंगी, आप वो डिटेल्स अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, will not go much depth of the why this happened, how this happened, because हमारे लिए सिर्फ वो ये पता लगाना है कि कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी या फिर कोई मेजर वॉर हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो और फॉर द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू कैन आप अपनी आपकी जो रेफरेंस बुक है, स्पेक्ट्रम है, उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये देखिए हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशंस देख रहे हैं। ठीक है, बस बाउंड्रीज को देखते हैं। ओके, अभी देखिए अफ़गानिस्तान में क्या हुआ था, फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ था। ठीक है, नोट कीजिए, फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ था, वो था 1839 के बाद, वो हुआ था 1839 to 42। ठीक है, और इसके बाद हुआ था सेकंड एंग्लो अफ़गान वॉर, और सेकंड एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ था 1879 के आसपास। आप देखिए कितना ज़्यादा गैप है, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा गैप है। अब 1879 में ये जो वॉर हुआ था, और बस ज़्यादा नहीं चला था ये, बस 1 साल के आसपास ही रहा था। अब ये देखिए ज़्यादा, अभी इसी वॉर के बाद एक गंदमक, ट्रीटी ऑफ गंदमक साइन की गई थी। ये नाम आपको पता होना चाहिए, ट्रीटी ऑफ गंदमक। ठीक है, ट्रीटी ऑफ गंदमक साइन की गई थी। ठीक है, और उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि जो ब्रिटिशर्स के साथ है ना, एक है ना जिसको हम बोलते हैं दुरंद लाइन, एक है ना बाउंड्री बना दी गई थी बिटवीन द अफ़गानिस्तान एंड द ब्रिटिश टेरिटरी। ठीक है, एंड दैट बाउंड्री इज कॉल्ड दुरंद लाइन। क्या? दुरंद लाइन, दुरंद लाइन। दुरंद लाइन। ठीक है, दुरंद लाइन कौन सी है? इट इज़ अ डीमार्केटेड बाउंड्री बिटवीन द अफगानिस्तान एंड द ब्रिटिशर्स टेरिटरी। ठीक है, उसके अलावा बस आप ये देखिए कि है ना, यहाँ पर ये जो वॉर जब हैंड हुआ था, इस टाइम पे अफगानिस्तान ने अपने जो उनका जो द राइट टू हैव फॉरेन रिलेशंस, बाहर की कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशंस होने चाहिए थे वो उसके ऊपर अपना राइट खो चुके थे। ठीक, ये बस सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रखनी है, क्योंकि अब और ब्रिटिशर्स ने बाकी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, सिर्फ फॉरेन रिलेशंस को कंट्रोल किया था, जस्ट टू सिक्योर देमसेल्फ फॉर द रीज़न वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे दुरंद लाइन भी हो गया, गंदमक भी हो गया, तो हमें बस ये देखना है कि अब बाद में जाके 1921 के आसपास 1921 के आसपास अब जाके अफ़गानिस्तान अपने फॉरेन रिलेशंस के ऊपर राइट गेन करता है। ठीक है, ओके, डन। ये अफ़गानिस्तान के कंटेक्स्ट में है। अब आप दूसरे रीजन को देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है तिब्बत। ये नोट कर लिया है? अच्छे से देखिए, नोट कीजिए। रीगेन करते हैं, रीगेन फॉरेन राइट्स, फॉरेन रिलेशन राइट्स। ठीक है, आप देखिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है,
ओके, आगे बढ़े। ये देखिए, सबसे पहली बात देखो, हमने देखा था ना कि ये जो रीजन है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तिब्बत है, ये नेपाल है, ये बर्मा है ना, ये बाउंड्रीज हैं, हम सबको पता है। दिस इज नेपाल, बर्मा है ना, जो म्यांमार है उसको बर्मा बोलते हैं। यस, ठीक है। अब देखिए बर्मा जो है, बर्मा की बात कर लीजिए, बर्मा के साथ भी वॉर शुरू, मतलब कुछ ना कुछ ऑब्वियसली सिक्योर करना था रीजन को, तो वहाँ पर उनके साथ भी इंटेंगल होते हैं ब्रिटिशर्स, और उनके साथ 2-3 तरह के वॉर मतलब लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जिसको बोलते हैं एंग्लो बर्मा वॉर। ठीक है, आप कर लेंगे। अभी यहाँ पे देखिए एंग्लो बर्मा वॉर है, एंग्लो बर्मा वॉर ऑलमोस्ट 1829 या 26 के आसपास शुरू होता है। ठीक है, आप देखिए 18 मतलब इट्स 29 भी नहीं, 24 में शुरू होता है। क्या 24, 1824। 1824 में होता है फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, तब से शुरू हो रहा है फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये फिर उसके बाद फर्स्ट एंग्लो वॉर होता है, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, और फाइनली जो 1855 में, कब, बस ये इंपॉर्टेंट जानना है कि 1855 में बर्मा वॉज अनेक्स्ड। ठीक है, हो जाएगा। 1885, सॉरी इट इज 1885। ठीक है, 1885 में बर्मा वॉज अनेक्स्ड। और है ना, एक ट्रीटी का नाम आपको ध्यान रखना है, क्या, ट्रीटी ऑफ यानदाबो, ट्रीटी ऑफ यानदाबो, YANDABO। ठीक है, यस, कर लेंगे। ओके, वेरी गुड। अभी देखिए हम ये कर चुके हैं, उसी तरह से नेपाल के साथ ट्रीटी हुई थी, एंड वी नो अबाउट दैट कि अभी कुछ दिनों पहले भी न्यूज़ में थी, ट्रीटी ऑफ सेगोली। क्या, ट्रीटी ऑफ सेगोली, SAGAULI, 1816 के आसपास ये साइन की गई थी। ठीक है, उसी तरह से वी जस्ट हैव टू रिमेंबर और वी जस्ट हैव टू नो कि कौन ये जो ट्रीटी का नाम है ये किस कंट्री के साथ साइन किया गया है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो ट्रीटी ऑफ सेगोली है उसी तरह से तिब्बत के साथ ट्रीटी हुई थी, और तिब्बत भी नेबरिंग कंट्री है ना, नेबरिंग रीजन था उस टाइम पे, विच वॉज आउटसाइड द इंडियन रीजन, या ऑब्वियसली। एंड अब ये देखिए, इसके साथ ट्रीटी ऑफ लहासा हुई है। क्या, ट्रीटी ऑफ लहासा। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करने हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये हुआ था 1905 में, 1904 में। देखो कितनी लेट जाके हो रहा है। ये सारी संधियां हो रही हैं ताकि अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट किया जाए और सिक्योर किया जाए। ठीक है, देखो इतना सारा ये सब हो गया है। ब्रिटिश एम्पायर बहुत बड़ा है और किस तरह से सारे रीजन को कंसोलिडेट कर लिया गया है। ठीक है, और देखो सबसे पहले बस दिमाग में ये कंटेस्ट रखना है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे ये सब किया है। 2-3 तरह की पॉलिसीज़ यूज़ करके किया है। सबसे पहले उनको अनेक्स करना था, ठीक है, कंट्रोल लेना था। अब वो कंट्रोल कैसे लेंगे, या तो वो वॉर करके लेंगे, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ या स्ट्रैटेजीज़ लगा कर करेंगे। ठीक है, अब ये सारी हमें पता है कि वॉर कितने सारे कैसे हुए हैं, है ना, लेकिन कुछ ऐसे किंगडम्स थे जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ के थ्रू एक्वायर किया गया। कई सारी पॉलिसीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या, जैसे कि रिंग फेंस है, येस यू मे हैव हर्ड अबाउट इट। उसके अलावा हमारी सब्सिडरी अलायंस है, सब्सिडरी अलायंस वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जैसे जो कि मैसूर पे लगाई गई थी, मराठास पे लगाई गई थी, और उसके प्रोविजंस भी हमें पता है। यस, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड करवा देती हूँ कि क्या क्या किस तरह से पॉलिसीज़ लगाई गई थी। ओके,
ठीक है, अब देखिए आपके पास होना चाहिए कि है ना, हमें पता है जो रिंग फेंस पॉलिसी वो सबसे जो सबसे पहले लगाई गई थी, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग थे उस टाइम पे। वॉरेन हेस्टिंग ने रिंग फेंस पॉलिसी लगाई थी। जस्ट राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स ताकि आपका एक ही सिस्टम में रहे, एक ही जगह पे सारे इम्पॉर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं वो एक साथ रहें। रिंग फेंस पॉलिसी, ठीक है। रिंग फेंस पॉलिसी कुछ नहीं है ज़्यादातर, बस ये है कि आप है ना एक बफर स्टेट क्रिएट कर रहे हैं। जो कोई किंगडम है उसके फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी आर्मी लगा रहे हैं। और आर्मी का पैसा कौन देगा? किंगडम देगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी आर्मी को लगा के, उनको ट्रेनिंग और इक्विपमेंट प्रोवाइड करके, ठीक है। तो वो रिंग फेंस पॉलिसी एक तरीके से खुद के रीजन को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। जैसे कि ये बंगाल है, यहाँ पर अवध है ना। आप कंटेक्स्ट देख लीजिए कि यहाँ पे अवध है, ऑब्वियसली यहाँ से मराठास हैं, अफगान है, यहाँ से अटैक होना है। और बंगाल तो उनका मेन सेंटर था, तो बंगाल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? अवध की फ्रंटियर्स पे वो चाहते हैं कि ये प्रोटेक्टेड रहे, ताकि अगर कुछ हो तो सारा शॉक अवध ही अब्जॉर्ब कर ले। तो अवध में वो अपना रिंग फेंस पॉलिसी लगाते हैं। आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, ओनली बाय बस आर्मी प्रोवाइड करके, ठीक है। अब ये देखिए, इसी का एडवांस्ड वर्जन लिया गया था। क्या था? इसी का एडवांस वर्जन जो हम बात करते हैं वेलेस्ले, ठीक है, जो वेलेस्ले लेके आए थे। ओके, वेलेस्ले ने एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया था। इसको लेके कौन आए थे? मतलब इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डुप्लेक्स, जो फ्रेंच के गवर्नर थे। क्या नाम है? डुप्लेक्स, ठीक है। अब वेलेस्ले कौन सा लेके आए थे? सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस था। सब्सिडरी अलायंस इसका एडवांस्ड वर्जन है। यहाँ पर क्या था? सिर्फ मिलिट्री था, लेकिन यहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और डेमोक्रेटिक तरीके से उसको डील किया जा रहा है। क्या यहाँ पे आप कहेंगे कि हाँ जी, हम आर्मी तो रखेंगे ही, लेकिन साथ में हम एक अपना जो ब्रिटिश रेजिडेंट है, ब्रिटिश ऑफिशियल है, उसको आपकी कोर्ट में रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप है ना, जो बाकी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, फॉरेन यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे। अगर रखेंगे तो हमें बताएंगे। और दूसरे जो स्टेट्स के साथ जो आपकी डीलिंग होती है, जो भी डिप्लोमेटिक तरीके से आप डील करते हो, आप उसको भी अगर आप कुछ भी बात करोगे, कुछ भी डीलिंग करोगे, हमें कॉन्फिडेंस में लेके करोगे। तो एक तरीके से मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से फॉरेन रिलेशंस पे, आपकी सोवर्निटी पे भी कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एक्चुअली जो किंगडम है वो एक डिपेंडेंट हो गए हैं ब्रिटिशर्स पे, ठीक है, ओके। और इसके अलावा एक और हमारा जो थर्ड पॉइंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया था? डलहौजी ने। डलहौजी ने कौन सी लगाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहता है, लैप्स का मतलब होता है कि लिविंग विदाउट अ इशू, ओके। तो अभी अगर कोई राजा मर जाता है और उनका कोई मेल चाइल्ड नहीं है एज अ हायर, तो वो जो किंगडम है दैट विल बी ऑटोमेटिकली बी काउंटेड एज अ ब्रिटिश रीजन, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश उसको एनेक्स कर लेंगे, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहाँ कैसे हुआ? कुछ किंगडम में इम्प्लीमेंट किया गया था, उनको आप नोट कर लीजिए। जैसे कि सतारा, सबसे पहले सतारा में इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। आप देखो, डलहौजी जो आए थे वो आए थे 1848 से 56 के बीच में, ठीक है। इनका पीरियड ये था। और इसी पीरियड में ये लगाया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो सतारा में कब अब इम्प्लीमेंट लगाया?
जस्ट वेट, ओके, जस्ट वेट, ओके, हाँ, सतारा में लगाया गया था, जस्ट वेट, हाँ ठीक है। आप ये देखिए कि सतारा में लगाया गया था, क्या सतारा में कब लगाया गया था? 1848 में, 1848 में। और हमें झांसी का भी पता है, झांसी में भी लगाया गया था। झांसी में कब लगाया गया था? 1854 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको पता, हमें इसका पता होना चाहिए कि किस स्टेट में लगाया था और कब लगाया गया था। तो झांसी है, सतारा है, उसके अलावा नागपुर में भी था, नागपुर में भी सेम टाइम में लगाया गया था, बस आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके अलावा जैतपुर है, जैतपुर, ठीक है, ओके, यस। और जैसे संभलपुर, सांभापुर, व्हाट वी से, संभालपुर, व्हाट वी से, संभालपुर, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है। इस इन इम्पॉर्टेंट रीजन्स पर हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लगाया गया था। आप इसको एज ए लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है, ओके। और उसके अलावा ये भी देख लो, ये सारा पॉलिसी हो गया। इसके अलावा जैसे अवध जैसे रीजन है, अवध जैसे रीजन को वहाँ पर कोई और पॉलिसी नहीं लगाई गई थी, वहाँ पर उनको बहुत ही सिली रीजन की वजह से अनेक्स किया गया था। दैट वाज द केस ऑफ मिस गवर्नमेंट, ठीक है। तो मिस गवर्नमेंट की वजह से अवध को अनेक्स कर दिया गया था, ठीक है। अब ये देखिए कई सारे हम बहुत सारे गवर्नर जनरल आए, हर किसी ने अपने तरीके से डील करने की कोशिश करी। किसी ने जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कर्जन है, कर्जन आए थे ऑलमोस्ट 1900 के आसपास उनका टाइम था, ठीक है। तो कर्जन ने क्या किया, कर्जन को चाहते थे कि आसपास के रीजन के साथ हमें संधि बना के रखनी है, प्यार से रहना है ताकि हम सिक्योर रह पाएँ। तो इसीलिए जो हमने पहले ट्रीटीज़ देखी थी, जैसे नेपाल के साथ है या उस रीजन के साथ उस रीजन में जो हैं जैसे तिब्बत के साथ है, वो चाहते थे, उन्होंने उनके साथ पीस ट्रीटी की थी अपने आप को सिक्योर करने के लिए। उनको ये लग रहा था कि हमें अपने रीजन में ही ज़्यादा अपने रीजन पे को कंसोलिडेट करने पे फोकस करना चाहिए बजाय कि एनेक्स करने पे। तो इसीलिए आसपास के रीजन के साथ पीस करना चाहते थे। तो जैसे ट्रीटी ऑफ लहासा जो तिब्बत के साथ थी, वो उनके टाइम पे हुई थी, ठीक है। एंड ही इसी तरह से कई सारे जैसे कि हमें पता है कि कई बारी और तरह की पॉलिसी लगाई थी कि जैसे हाँ हम कोई भी एनेक्स नहीं करेंगे आने वाला जो रीजन है। कुछ गवर्नर चाहते थे कि हाँ हमें अपने ही रीजन पे फोकस करना चाहिए, अभी नो एक्शन पॉलिसी लेना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अफ़गानिस्तान, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दिस कंटेक्स्ट ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ कि हर तरह की स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया जा रहा है टू कंट्रोल इंडिया, अपनी हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और अच्छे से एडमिनिस्टर करने के लिए रीजन को, ठीक है। तो अभी तक जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि हमने कहाँ तक कवर कर लिया है, हमने ये देखा है कि यूरोपियंस आए हैं, यूरोपियंस आके कैसे इस्टेब्लिश हुए हैं, मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो गया है, और फिर छोटे छोटे रीजन्स में जो बटा हुआ था एरिया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उस पे ब्रिटिशर्स कैसे अपनी हेजेमनी मेंटेन करते हैं, कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, छोटे छोटे रीजन को आपस में लड़ा के, अलग अलग स्ट्रैटेजी लगा के, और किस तरह से वो अपने एम्पायर को बड़ा करते हैं, ठीक है। और हमने देखा किस तरह की पॉलिसीज़ के साथ वो अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं। सो विद दिस वी कंप्लीट
we complete the annexation and consolidation of British region। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या रेगुलेटिंग एक्ट्स आए थे, किस तरह की रिवेन्यू पॉलिसीज़ बनी थी, ब्रिटिशर्स ने अप्लाई की थी, और बहुत सारी इस तरह की बातें जिसकी वजह से हमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, दैट इज़ द 1857 का जो रिवोल्ट की बात करते हैं, उसके कंटेक्स्ट को पढ़ेंगे। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, goodbye and take care. Thank you very much.